लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। पहले चरण में 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे और इनके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। बिहार में त्योहारों के चलते नामांकन की आखिरी तारीख 28 मार्च है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और इस दिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 102 सीटों में से 77 पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि 23 सीटों पर एनडीए की दूसरी पार्टियां मैदान में है। एक सीट पर अभी घोषणा बाकी है और इसी तरह इंडी ब्लॉक ने भी पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को 57 सीटें मिली है, जबकि इंडी ब्लॉक की दूसरी पार्टियां 42 सीटों पर लड़ रही है। तो वहीं 2 सीटों पर अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पहले चरण में अरुणाचल की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 5, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान की 12 सीटें, सिक्किम की 1 सीट, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकता है, जबकि बाकी राज्यों में नाम वापसी की आखिरी तारीख 30 मार्च रखी गई है। आज पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार के मंत्री जतिन प्रसाद जी ने नामांकन कराया और निश्चित रूप से अलग अलग ग्रुपों में हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के लिए चर्चा की है। जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, लोगों में उत्साह, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 400 पार का, उस 400 पार को बड़ी आहुति उसमें पीलीभीत देने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भाजपा के 10 साल से शासन और 10 साल से यहाँ 15 साल से जो सांसद रहे, उन्होंने यहाँ विकास कराया नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र से जो जुड़ाव हम सबका है, पार्टी का है, उसका परिणाम हमको मिलेगा 19 तारीख को। और 36 कौम के लोगों ने यहाँ पर ये आज मन बनाया है कि सबसे ज़्यादा अधिक अंतर से कहीं जीतेंगे कांग्रेस पार्टी में, तो हम दौसा से जीत कर जाएंगे। छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी, कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे हैं, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई। इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। जयपुर की समस्याओं को उठाने में, यहाँ के विकास के अंदर भागीदारी निभाई है। ये बड़े बड़े काम जो देख रहे हैं आज, आधुनिक जो जयपुर देख रहे हो, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो हमारे यहाँ के एमएलए होते हैं, स्वतः ही उनका भागीदारी होती है। ये काम ऐसे ही नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के प्रताप सिंह जी को जयपुर शहर से उतारा है। और चलिए खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर के उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और इस लिस्ट में कई दिग्गज नेता के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में उद्धव ठाकरे ने 17 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। उद्धव ठाकरे ने बुल्डाना से नरेंद्र खेडेकर, इसके साथ ही यवतमाल काशिम से संजय देशमुख, मावल से संजोग वाघेरे पाटिल, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल, संभाजीनगर से चंद्रकांत खेरे, तो वहीं मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को टिकट दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 23 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 5-6 और सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है, बाकी सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना
उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर के सियासी घमासान मचा है। आज शिवसेना यूबीटी ने अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। शिवसेना यूबीटी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब मध्यस्थता करने वाली टीम ही बात नहीं सुनी तो फिर जाहिर सी बात है कि हम सब फेल हो गए। शिवसेना यूबीटी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, इससे कांग्रेस का नुकसान है। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि आप भी इस मामले पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो गठबंधन तोड़ करके मैदान में उतरना चाहिए। शिवसेना उबाठा ने जिस तरीके से मनमाने ढंग से मुंबई की 6 में से 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5वीं सीट यानी उत्तर मुंबई का भी कैंडिडेट वो कल परसों घोषित करने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस के कैडर में भयंकर नाराजगी है। कांग्रेस का नेतृत्व जो मुंबई का है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है और उसकी वजह से कांग्रेस का जो वोटर है वो भी नाराज रहेगा। ऐसे में सबसे पहले मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के शिवसेना के इस फैसले के खिलाफ उनको एक भूमिका लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिवसेना ने जो उत्तर पश्चिम मुंबई में, जहां से मैं दावेदारी मजबूती के साथ करके खड़ा था, वहां से जो उम्मीदवार दिया गया था वो व्यक्ति कोविड के ज़माने में जो माइग्रेंट लेबर्स थे मुंबई के, उनके लिए जो एक मुफ्त भोजन खिचड़ी खिलाने का जो स्कीम था, उस स्कीम में उसने दलाली खाई है कॉन्ट्रैक्टर से, सप्लायरों से। तो देखिए, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए से गठबंधन तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास आघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की मांगों की वजह से मामला हमेशा अटक रहा था। कल अंबेडकर को एमवीए की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया, जहां उन्हें अपना रुख साफ करना था और आज उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया। गठबंधन में शामिल नहीं होने के ऐलान के साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। प्रकाश अंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा भंडारा से संजय केवट, वर्धा से प्रोफेसर राजेंद्र सालुंखे, यवतमाल से खेम सिंह प्रतापराव पवार, चंद्रपुर से राजेश बेले, बुडना से वसंत राजाराम, गढ़चिरौली से हितेश माडवी, अमरावती से प्राजक्ता पिल्लेवान उम्मीदवार होंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी अकेले चुनाव लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। सभी की नजर इस पर टिकी थी कि प्रकाश अंबेडकर क्या फैसला लेते हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन प्रकाश अंबेडकर 7 सीटों की मांग कर रहे थे। वीबीए की तरफ से कहा जा रहा था कि ये वो सीटें हैं जहां वंचित के जीतने की उम्मीद कम है। और प्रकाश अंबेडकर जी ने जो किया है वो उनका हक है, क्योंकि उनको लड़ना इलेक्शन। लेकिन एक बात ऐसे जहन में आती है कि कहीं ना कहीं एक डाउट हमेशा था कि प्रकाश अंबेडकर जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनके बोलने में, वर्तन में वो आधी आधी बात करते थे, पूरी बात कभी करते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये कहीं ना कहीं घूम जाएंगे। ठीक है, आज वो घूम गए, लेकिन अगर उन्हें पहले ही ये सब करना था और जो जहन में उनकी ये बात थी तो कर लेना चाहिए था। क्यों इस तरह से बातचीत करके, डिस्कशन करके, आगे पीछे करके वक्त जाया किया। उनका भी वक्त जाया हो गया, हमारा भी वक्त जाया हो गया। तो प्रकाश अंबेडकर जी जैसे कद्दावर नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता है, उनकी पार्टी भी महाराष्ट्र में फैली हुई है, तो क्या उन्हें ये पता नहीं था क्या वो निर्णय लेने वाले? और अगर उन्हें कोई भी दुख था या कोई एक मलाल था तो खुलकर बोलते। पहले दिन से जब से तय हुई है तब से हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेकर काम करने का फैसला लिया हुआ था। हर बैठक में प्रकाश अंबेडकर जी या उनका कोई प्रतिनिधि आता था। महाविकास आघाड़ी की जो रैली मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में हुई, इसमें प्रकाश अंबेडकर जी ने भाषण भी दिया। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार उन्होंने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है,
इससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने पीछे दरवाजे से कहीं बीजेपी की मदद करने का फैसला तो नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करने का फैसला तो नहीं लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह राज्य की जनता उनके ऊपर खड़ा कर रही है। क्योंकि यदि आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वोटों का विभाजन हो रहा है? क्यों हम कमजोर हो रहे हैं? चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। एक बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में एनडीए जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी समर में अपने योद्धाओं को उतार चुकी है, वहीं महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बनी है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान होना है। आरजेडी ने इन चारों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे चुकी है, लेकिन औरंगाबाद सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। औरंगाबाद से महागठबंधन में शामिल कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कई सीटों को लेकर के अभी भी स्थिति साफ नहीं है बिहार में। पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद जैसी कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी इसके लिए राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दो है, सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। देखिए, 2014 लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अफस्पा को वापस लेने पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वो अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने कहा कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि ये लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और लोगों का लोकतंत्र ये होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए, लोकसभा आम चुनावों की घोषणा के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चुनावी रैलियों से पहले सीएम योगी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अलग अलग जिलों में लोगों से जुड़ रहे हैं। साथ ही इस दौरान सरकार के कामकाज की भी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई, जहां पहले कुछ चरणों में चुनाव भी होने वाला है। 31 मार्च तक प्रस्तावित इन सम्मेलन के माध्यम से सीएम योगी यहां लोगों के साथ संवाद स्थापित कर फिर से एक बार मोदी सरकार के संकल्प की चुनावी जमीन तैयार करेंगे। इस दौरान सीएम योगी 15 जनपदों को कवर करेंगे। आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई और इस दौरान उन्होंने यहां पर पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कश्मीर, उत्तर प्रदेश के विकास और राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना पूर्ण बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फोड़ गाने बजते थे, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लाए हैं। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है। जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ लेता है और अरुण गोविल जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं। मोदी जी की
द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया ने देखा है, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया।